हेलो बच्चों। मैं महेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। देखिए बच्चों, आज हम हिंदी की क्लास लेने वाले हैं। तो आज हमने जो टॉपिक लिया है अयोगवाह वर्ण। देखिए बच्चों, इस अयोगवाह वर्ण जो हमने टॉपिक लिया है, इसमें बहुत बच्चों का कंफ्यूजन बना रहता है। तो आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज के बाद आप इस वीडियो को देखोगे तो इसके बारे में आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो। देखिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में सबसे पहले आपको इसको देखना है, अयोगवाह वर्ण। इस चीज को समझने के लिए आपको एक थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसे आपको अच्छे से समझना है और इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए। सबसे पहले हम बच्चों स्वर के बारे में हमें चर्चा कर लेनी चाहिए। स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। जब आप स्वर और व्यंजनों की पहचान समझ जाओगे तो आप आसानी से समझ पाओगे कि ये अयोगवाह वर्ण आखिर कौन से होते हैं और ये वर्ण अयोगवाह क्यों कहलाते हैं, अयोगवाही क्यों होते हैं। तो इसके बारे में आप अच्छे से समझ पाओगे कब, जब आप स्वर और व्यंजन के बारे में थोड़ा सा समझ पाओगे। तो वर्णमाला में बच्चों जो स्वर क्या होते हैं, मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं। वे वर्ण जो स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, स्वर। या फिर आप दूसरे परिभाषा में इस प्रकार भी लिख सकते हो, अर्थात अर्थात जिन ध्वनियों के, यहां से लिख सकते हो, अर्थात जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु वायु बिना बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकले, मुख से बाहर मुख से बाहर निकले। देखिए बच्चों, मुख से बाहर निकले। तो देखिए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकले, उन्हें उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें स्वर कहते हैं। इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। देखिए बच्चों, इधर देखो ध्यान से। मैंने दो परिभाषाएं आपके सामने दी हैं। ये छोटे बच्चे जो फर्स्ट क्लास से और छोटी क्लास के जो बच्चे बोलते आए हैं उनके लिए है ये छोटी सी परिभाषा। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, और यदि हम इसको थोड़ा सा और डिटेल से समझे तो किस प्रकार से हम बोलेंगे, जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में बच्चों, इसमें थोड़ा सा, में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकले, उन्हें स्वर कहते हैं। अब ये होते कौन से हैं स्वर, इनकी यदि हम चर्चा करें तो बच्चों मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और समझा देना चाहता हूं। स्वर होते कौन कौन से हैं? ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर आता है बच्चों री, फिर ए, आई, ओ, औ।
तो देखिए बच्चों, ये जो कुल स्वर हो गए हमारे पास, ये जो कुल स्वर हो गए वो कितने हो गए बच्चों? 11 हो गए। देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कुल स्वर कितने हुए? 11। यदि आप इनको बोलोगे तो वायु बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलेगी, जैसे कहीं भी वायु का मुख के अवयवों से टकराव नहीं हुआ। वायु जो मुख के हमारे अवयव है, तो वहां कहीं पर भी हमारा जो वायु है, हमारी वायु, उसका टकराव नहीं हुआ। तो जिन इन वर्णों को जो हम बोलेंगे तो वायु बिना रुकावट के सीधे मुख से बाहर निकलेगी। तो इन स्वरों की संख्या हो गई 11। देखिए बच्चों, आपको मैं एक बार कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, फिर हम यहीं पर ही आने वाले हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको अच्छे से समझना है। आज मैं आपको इस प्रकार से समझाने वाला हूँ कि अयोग वह वर्ण के बारे में आप कभी कंफ्यूज नहीं हुए। तो कुल स्वर कितने हुए बच्चों? 11 हुए। तो ध्यान आप यही जमा के रखें, कुल स्वर 11 हुए। अब वर्ण बच्चे 2, अंग और अह। अंग और अह, यह क्या है? ये 2 वर्ण आ गए, अंग और अह, यह क्या है? यदि मैं इनके बारे में चर्चा करूं, अंग और अह यह क्या है, तो बच्चों एक बात और समझिए, ये तो हम स्वरों की अभी चर्चा कर रहे हैं, हम धीरे धीरे अयोग वहां पर पहुंचने वाले हैं। उसके लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ से मिटाना होगा। तो चलिए मैं एक बार यहाँ से मिटा देता हूँ। अब आगे हम चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, अंग और अह, यह वर्ण क्या है? अब हम इसके बारे में चर्चा करें। तो यदि बच्चों में अंग की आपसे बात करूं, तो बच्चों यह क्या है? एक बार आप सोचिए, फिर मैं लिखूंगा। शायद सोच पा रहे होंगे, तो चलिए मैं लिख देता हूं। पहले आप सोचा करो कि भाई ये क्या है, क्योंकि हम LKG UKG से पढ़ते आ रहे हैं, अंग और अह, तो हमको पता होना चाहिए। नहीं है तो आज के बाद आप नहीं भूलोगे। अंग क्या है? यह बच्चों अनुस्वार है, अनुस्वार है। और अह क्या है बच्चों? ये, हाँ, यदि बच्चों इसके चिन्ह की भी चर्चा करोगे, तो यदि आप चिन्ह की चर्चा करोगे तो इसका चिन्ह ये होता है बच्चों, इस वाले का। और इस वाले का चिन्ह जो होगा वो इस प्रकार से लाइन के ऊपर बिंदी होती है। तो इसका ये चिन्ह हो गया। और इसे क्या कहेंगे बच्चों? विसर्ग। इसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग। ये अनुस्वार हो गया, ये विसर्ग हो गया। अनुस्वार और विसर्ग। अब सोचने वाली बात यह है, तो देखिए बच्चों, हमने ए पढ़ा था और आ पढ़ा था, स्वर पढ़े थे, जिनमें हमने ये दोनों शब्द भी पढ़े थे, जिसमें हमारे पास ए शब्द देखिए इसके साथ भी जुड़ा हुआ है और ए शब्द इसके साथ भी, यानी विसर्ग के साथ भी और अनुस्वार के साथ भी, दोनों के साथ ए शब्द आया है। इसका मतलब ये स्वर होने चाहिए। इसका मतलब क्या होने चाहिए? भी ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, तो ये दोनों ही क्या होने चाहिए? स्वर होने चाहिए। लेकिन बच्चों ये स्वर नहीं है, ये स्वर नहीं है। ये ना ही तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। अंग और ए यानी अनुस्वार और विसर्ग ना ही तो स्वर होते हैं और ना ही विसर्ग। ना तो ये स्वर की श्रेणी में आएंगे ना विसर्ग की श्रेणी में आएंगे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? इस चीज को समझने के लिए चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते। तो देखिए, देखिए ऐसा क्यों हुआ। अंग और अह, ये अनुस्वार हो गया, ये विसर्ग हो गया। अब मैं थोड़ा सा अयोगवाह शब्द के बारे में चर्चा करूंगा। अब इसका टॉपिक आ गया है, फिर मैं आपको बताऊंगा
कि ये स्वर क्यों नहीं है और ये व्यंजन क्यों नहीं है। ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। ऐसा क्यों है, क्या कारण है, उस कारण को मैं बताऊंगा। इसलिए आप वीडियो के साथ बने रहे, जरा भी स्किप नहीं करें, नहीं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो चलिए, और हाँ बच्चों, यदि आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ये आपको ध्यान रखना है, और शेयर कर दें, लाइक करें। तो देखिए, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अयोगवाह। अब अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? इन्हीं वर्णों को बच्चों अयोगवाह वर्ण कहा जाता है, इन्हीं दोनों वर्णों को। तो मैं लिख सकता हूं बच्चों, इन्हीं वर्णों को, इन्हीं वर्णों को अयोगवाह वर्ण कहते हैं, अयोगवाह वर्ण कहते हैं बच्चों। इन्हीं वर्णों को अयोगवाह वर्ण कहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अयोगवाह। अयोगवाह वर्ण कौन से हुए बच्चों? अंग और अ, मतलब अनुस्वार और विसर्ग ही हमारे अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, मैं बार बार कह रहा हूं, ये स्वर की श्रेणी में नहीं आते, लेकिन स्वरों के साथ इनको लिख लेते हैं। स्वरों के साथ इनको, स्वर 11 ही होते हैं, लेकिन बच्चों यदि आपसे कुल स्वर पूछे जाए तो आपको 11 + 2 बताने हैं, और स्वर ही पूछे जाए तो 11 बताने हैं। स्वरों की, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी? 11। कुल स्वरों की संख्या कितनी? 11 + 2। इन्हें स्वरों के साथ लिख लिया जाता है क्योंकि इनके साथ स्वर जुड़े हुए हैं, लेकिन ये स्वर होते नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। क्यों नहीं होते उसका मैं बहुत बड़ा एक चमत्कारी कारण आपको बताऊंगा, तो वीडियो के साथ बने रहें। तो अयोगवाह वर्ण ये हो गए। अब अयोगवाह का अर्थ देखिए बच्चों, इसका अर्थ क्या है इसको पहले आप समझिए। थोड़ा थोड़ा सा हम पहुंच रहे हैं सीढ़ी बाय सीढ़ी, तो समझिए। अयोगवाह का बच्चों यदि मैं अर्थ की बात करूं तो ए का मतलब होता है नहीं, ए का मतलब होता है नहीं, योग मतलब होता है जुड़कर, और प्लस वहा मतलब होता है बहन, वहा मतलब बहन। ए मीन्स नहीं, योग मीन्स जुड़कर, और वहा मीन्स बहन। अर्थात अब इससे अर्थ क्या बन गया बच्चों? अर्थात वे वर्ण जो व्यंजन वर्णों के साथ, अर्थात वे वर्ण जो व्यंजन वर्णों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते, वहन नहीं होते। देखिए बच्चों, यहाँ से इंटरेस्टिंग बात निकल के आने वाली है, आपको अच्छे से समझना है। अयोगवाह का अर्थ समझिए, वे वर्ण जो व्यंजन वर्णों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते। कहने का मतलब अयोगवाह वर्ण वे कहलाते जो व्यंजन वर्णों के साथ जुड़कर वहन ही नहीं होते, अर्थात ये स्वरों के साथ जुड़कर ही वहन होते हैं, मतलब अपना काम करते हैं। तो व्यंजन वर्णों के साथ कभी भी अनुस्वार और विसर्ग नहीं जुड़ता है बच्चों, यह हमेशा स्वर के साथ ही जुड़ता है, इसलिए ये व्यंजन नहीं होते। और देखिए, और थोड़ा सा कारण क्या है, और मैं थोड़ी सी और एक चीज बता देता हूँ, उस कारण को और समझिए। यदि मैं व्यंजन की चर्चा करूं, हाँ, और देखिए बच्चों, ये अनुस्वार हमने पढ़ा था, इसमें एक बात मुझे और ध्यान आ गई है, उसको भी मैं एक बार बता देता हूँ, फिर इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। और 2 क्वेश्चन थे, उनको मैं भूला नहीं हूँ बच्चों, मेरे साथ आप बने रहिए।
कौन से कि भाई ये स्वर तो क्यों नहीं है और व्यंजन क्यों नहीं है। इस चीज को भी मैं अभी आपको क्लियर करने वाला हूं, तो आप अभी बने रहे वीडियो के साथ, धीरे धीरे पहुंचने वाले हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं ये अनुस्वार। बच्चों जो आपने पढ़ा है अंग, आप इसी को आपने सोचा होगा आज तक कि भाई यही अनुस्वार है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। ये अनुस्वार अनुस्वार तो है, लेकिन ये अकेला शब्द यही अनुस्वार है, ये तो अच्छी बात नहीं है। यही अनुस्वार नहीं है, इसमें 5 शब्द छुपे हुए हैं। अनुस्वार तो है ये, लेकिन ये सिंगल अकेला यही शब्द अनुस्वार है, ये कोई जरूरी नहीं है। इसमें अनुस्वार में यदि हम अनुस्वारों की चर्चा करें, अनुस्वार एक बार देखिए बच्चों, आपने आज तक किसी वीडियो में, किसी बुक में शायद ऐसा नहीं पढ़ा होगा। आज मैं अनुस्वार के बारे में भी आपको बता ही देता हूं, थोड़ा सा देखिए। प्रत्येक वर्ग के, देखिए इसको समझिए, मैं पूरा लिख देता हूं। प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण, पंचम वर्ण कौन कौन से? अणे और अइया। इसको बच्चों अइया बोलते, इया ऐसा बोलेंगे, इया ऐसे। और एक होता है ये वाला अणे, एक होता है न, और एक होता है मैं। ये सभी वर्ण, ये प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण, पंचम वर्ण ये सारे 5 की 5 बच्चों अनुस्वार होते हैं। ये सब कैसे होते हैं? अनुस्वार होते हैं। अब कैसे होते हैं ये चीज भी मैं आपको अभी बता देता हूं। आपने अभी तक अनुस्वार इसी को ही तो पढ़ा है, लेकिन ये प्रत्येक, ये वाला जो बिंदु है, ये अनुस्वार का जो चिन्ह है, ये प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण होता है। प्रत्येक वर्ग मतलब जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं 25, स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं, उनका प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण जो होता है वे अनुस्वार का ही काम करते हैं बच्चों। असलियत में जो ये वर्ण है, ये जब इस प्रकार से लिखे जाते हैं तब तो ये व्यंजन है, और जैसे ही ये अनुस्वार के रूप में लिखे जाएंगे तब ये अपनी प्रकृति खो देते हैं और ये व्यंजन तब नहीं कहलाते हैं। फिर क्या कहलाएंगे? अयोगवाह। क्या कहलाएंगे बच्चों? अयोगवाह। तो ये 5 वर्ण ही अयोगवाह वर्ण है। कब? तब ये जब ये अनुस्वार के रूप में लिखे जाते हैं तब। अब देखिए, जैसे मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं, उदाहरण से समझिए। एक मिनट, अनुस्वार को समझिए। जैसे मैं एक शब्द लिखता हूं, उदाहरण से समझो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने एक शब्द लिखा गंगा। देखिए बच्चों, गंगा शब्द है, हम इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते। गंगा को हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, गंगा। देखिए यहां पर ये पंचम वर्ण आया, पंचम वर्ण है ये गंगा, तो हमने इसको इस प्रकार से नहीं लिखा। जैसे मैं लिखता हूं कंठ, कंठ मैंने लिखा, हिंदी में इस कंठ को बच्चों हम ऐसे लिखेंगे, हिंदी में इस कंठ को हम ऐसे लिखेंगे, ये कंठ है और हिंदी में ये कंठ। अब यहां पर देखो ये पंचमा अक्षर है, यहां पर पंचमा अक्षर का अनुस्वार बन गया, और यहां पर भी पंचमा अक्षर का क्या बन गया? अनुस्वार बन गया। जैसे मैं एक शब्द और लिखता हूं पंचम, पंचम। अशुद्ध यह भी नहीं है, आप समझ रहे हो, अशुद्ध यह भी नहीं, ये संस्कृत के शब्द
लेकिन हिंदी में हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, पंचम। अनुस्वार हो गया। तो कहने का मतलब यह है, अनुस्वार बच्चों ओनली यही शब्द नहीं है। समझने वाली बात यह है, अनुस्वार ओनली यही शब्द नहीं है। कहने का मतलब ये पांचों वर्ण ही अनुस्वार का काम करते हैं। देखिए, जैसे इसको लिख सकते हो आप, ये हमारा आता है जैसे मेंबर। देखिए, मेंबर इस प्रकार से लिखते हैं, मेंबर, तो पंचम अक्षर है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मेंबर, तो इस प्रकार से भी ये ठीक है। बाकी हम बिंदी के रूप में भी इसे मेंबर हो जाएगा, नहीं, ये तो मेंबर ही रहेगा इस प्रकार से। जैसे ऐसे लिख सकते हो, उन्माद। हाँ देखो, उन्माद, तो बच्चों इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हो, उन्माद, इस प्रकार से लिख सकते हो। मैं का एग्जाम्पल भी हम लिख सकते हैं, मैं का भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। देखिए, जैसे अम्बेस, अम्बेस, देखिए अब आपको समझ में आ जाएगा। अम्बेस को हम बच्चों इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसमें एक और बड़ी बात आपको बताने वाला हूं, ये भी देख लेना आप, ये पहचान भी मैं आपको बताऊंगा। अम्बेस, मैंने शायद पांचों शब्द लिख दिए हैं, अम्बेस, उन्माद, पंचम, कंठ और गंगा। अब एक चीज और समझिए बच्चों, जैसे ये गंगा है, गंगा है, और आपसे बोल दिया जाए इसका वर्ण विच्छेद करो, गंगा का वर्ण विच्छेद करो। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहां से तो आपको दिखाई दे रहा है स्पष्ट कि भाई यहाँ पर ये वाला अने है, यहाँ पर ये वाला है, यहाँ पर यहाँ न है, यहाँ पर मैं है, लेकिन यहाँ पर तो पता ही नहीं चल रहा कहाँ पर कौन सा पंचमा अक्षर आने वाला है। इस चीज का आपको पता ही नहीं। यदि मैं कहूँ गंगा का वर्ण विच्छेद कीजिए, तो कैसे लिखोगे बच्चों? ग आधा लिखना है, इसमें से स्वर को अलग कर दीजिए, स्वर अलग हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब ये काम करेगा, यहां पर ये वर्ण आने वाला, ये ही क्यों आ रहा है, ये क्यों नहीं आया, ये क्यों नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं? सवाल ये बनता है। यहां पर इसको, हमारे पास यहाँ अनुस्वार है, लेकिन इनमें से कौन सा शब्द लिखा जाए, ये बात थोड़ी सी मजे की है। तो ध्यान से देखिए, जो ग है वह स्पर्शी व्यंजन में कौन सा वर्ग है, वो कौन सा वर्ग है? तो ध्यान दीजिए, क, ख, ग, घ, अन। इनमें से देखिए, जो ग है वो इसमें से आया है, यानी स्पर्शी व्यंजन का प्रथम वर्ग का तृतीय अक्षर है ये। कहने का मतलब ये अने उसी लाइन में, उसी के साथ आएगा जिनमें इसके ये चारों वर्ण हो। क दिखेगा तो ये अने आएगा, ख दिखेगा तो भी आएगा, ग दिखेगा तो भी आएगा, और घ दिखेगा तो भी। इसका मतलब ग है तो इसमें ये वाला अने आएगा, और प्लस में फिर लिखेंगे ग और फिर लिखेंगे आ। इसमें स्वर अलग कर दिए हमने, इस प्रकार से इसका हम क्या लिख सकते हैं? वर्ण विच्छेद लिख सकते हैं। ये तो मैंने इसका देखा। इसमें देखिए, इसमें किस प्रकार से करेंगे? अम्बेस का यदि मैं कर दूं, अम्बेस को देखिए, अम्बेस, इसमें तो बोलने में आधा मैं आ रहा है, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिए, ए तो स्वर है हमारे पास, फिर ये देखिए अगला अक्षर ये ब आया है, तो ये कौन सा व्यंजन है?
तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूं पै, फै, बै, भै और मैं। तो मैं वाला शब्द इन चारों ही शब्दों के साथ दिखेगा। आई बात समझ में? तो इस अनुस्वार का क्या बनेगा? आधा मैं बनेगा, और प्लस बे प्लस ए प्लस से और प्लस ए। तो ये हो जाएगा बच्चों अम्बेस। इस प्रकार से आप वर्ण विच्छेद कर सकते हो। इनमें देखिए इसमें न क्यों आया? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मैं है, अगला शब्द देखना है, तो ये जो न है ये मैं, पै फै बै भै मैं, ये, और उन्माद, उन्माद वो कौन सा है? ये थे दे दे ने, यहाँ पर ने आ रहा है, और ये हो गया मैं। उन्माद, यहाँ तो बोलने में ही उन्माद आ रहा है, जिनमें बोलने में वहां तो दिक्कत ही नहीं है। जैसे पंचम, यहाँ पर च देखना है आपको, च कौन से में आता है? च, छ, ज, झ, अइया। तो ये जो अइया शब्द है वो इनके साथ दिखेगा। जब च आ गया तो ये वाला आधा, ये आधे अक्षर होते हैं बच्चों, पंचमा वर्ण आधे हलंत वाले होते हैं, जिनमें बोलने में ही आ रहा है अम्बेस आधा में उन्माद, वहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब बोलने में पता नहीं चले कि भाई कौन सा पंचमा अक्षर आने वाला है, तब आपको यहाँ पर अनुस्वार से जस्ट अगला शब्द देख लेना है, वो कौन से स्पर्शी व्यंजन में आता है। जैसे कंठ, ठ कौन सा आता है? ट, ठ, ड, ढ और अण। तो इन चारों शब्दों के साथ क्या आ जाएगा? ये पंचमा अक्षर आ जाएगा, तो इसमें ये वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आप इनका वर्ण विच्छेद कर सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये शब्द दे दिया जाए और आपको वर्ण विच्छेद के लिए बोला जाए, तो इस प्रकार से आपको ये वर्ण विच्छेद कर लेने हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये अनुस्वार बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। एक और बात अनुस्वार के बारे में, चलिए अनुस्वार को यहीं पर ही खत्म करते हैं, वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अयुग्म वर्ण के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो संस्कृत में बच्चों यहाँ आपको ध्यान रखना है, संस्कृत में अयोगवा वर्ण बच्चों दो होते हैं। संस्कृत में अयोगवा वर्ण दो होते हैं। कौन से? अंग और अह। और यदि बच्चों हिंदी की बात करें, हिंदी में अयोगवा वर्ण बच्चों तीन होते हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है, तीसरा कहां से आ गया? ये सोचने वाली बात है, शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। आज मैं आपको बताता हूं कि भाई हिंदी में अयोगवा वर्ण तीन, तीसरा कौन सा है वो देखिए। एक तो बच्चों ये है, इतने आप सोचते रहिए कौन सा है, आप सोचिए फिर मैं लिख देता हूं। और तीसरा है चंद्र बिंदु वाला अनुस्वार, अनुनासिक। इसे बोलते हैं बच्चों अनुस्वार, इसे बोलते हैं विसर्ग, इसे बोलते हैं अनुनासिक। तो ये तीसरा वर्ण भी ये हिंदी में इस प्रकार से लिया जाए। ये जो अनुनासिक वर्ण है, अनुस्वार और अनुनासिक, इनकी प्रकृति थोड़ी सी एक जैसी होती है। ये अनुनासिक पंचमाक्षर, ये वाले भी वही है, यहाँ पर ये वाले भी वही है। दोनों जो पंचमाक्षर होते हैं कौन कौन से, जो मैंने अभी आपको लिखे थे, अने, अइया,
ये वाला या जिसे हम बोलते हैं, और न और मैं। इस प्रकार से ये अनुनासिक वर्ण होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। ये अनुनासिक वर्ण कभी कभी चंद्र बिंदु के रूप में प्रयोग होते हैं, और ये वर्ण कभी कभी इस अनुस्वार के रूप में प्रयोग होते हैं। ये पांचों वर्ण कभी तो चंद्र बिंदु के रूप में प्रयोग होते हैं, और कभी ये अनुस्वार के रूप में प्रयोग होते हैं। यदि इस चीज को भी आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, मैं एक वीडियो और बना दूंगा। अब यदि मैं इस चीज को समझाने लगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी बच्चों, तो मैं वैसा आपको इतना ही समझा रहा हूँ। यदि आपको समझना है डिटेल से, अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, तो कमेंट बॉक्स आपके पास है, उसमें कमेंट अवश्य करें, मैं आपको जवाब अवश्य भेजूंगा। तो हिंदी में अयोगवा वर्ण 3 होते हैं और संस्कृत में अयोगवा वर्ण 2 होते हैं। तो ये चीज आपने समझ ली होगी। अब चलिए हम चलते हैं किस पर? अयोगवा वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। अब देखिए, इस चीज को मैं यहां से हटा देता हूं, आपने ये समझ लिया होगा। अब देखिए, आगे थोड़ा सा और हल्की सी चर्चा कर लेते हैं, 2 4 5 मिनट और आप रुके रहिए। अयोगवा वर्ण, तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूं, अयोगवा वर्ण। ये वर्ण न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, और न ही व्यंजन होते हैं। देखिए बच्चों, व्यंजन, इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं। तो पंचमाक्षर है क्या? नहीं है, जय 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 है, जय वाला में यही आने लगता है। तो इसको हम इस प्रकार से, शुद्ध ये भी है और शुद्ध ये भी है, अशुद्ध ये भी नहीं। तो यहां पर देखिए, ये अनुस्वार के रूप में प्रयोग हो व्यंजन, तो कभी ये अनुस्वार में प्रयोग होता है, कभी ये चंद्र बिंदु में प्रयोग होता है। उसके लिए मैंने आपको बोल दिया था, कमेंट करेंगे तो आपके लिए समझा देंगे। तो न ये वर्ण न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। अब इसका कारण क्या है, ध्यान से देखिए। मैं एक व्यंजन की परिभाषा थोड़ी सी देर के लिए और लिख देता हूं, जिससे आपको थोड़ा और क्लियरिटी हो जाएगी। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। उदाहरण से यदि मैं आपको समझाऊं तो उस चीज को समझिए, ये स्वरों की सहायता से कैसे बोले जाते हैं। अब देखिए, मेन पॉइंट पे भी आने वाले हैं, थोड़ा सा अपने रखिए, ध्यान से समझते जाइए। जैसे मान लो मैं लिख देता हूं क, अब इसका मैं वर्ण विच्छेद करूंगा तो बच्चों क प्लस ऐसे करूंगा, क्योंकि इस क में ए स्वर छुपा हुआ है। जैसे मैं लिख दूं च, तो मैं इसको किस प्रकार से लिखूंगा? च प्लस है, यानी इसके अंदर ए स्वर है। अब देखिए, ये तो हो गया क्या? व्यंजन के बारे में चल। अब हमने स्वर के बारे में समझ लिया, व्यंजन के बारे में समझ लिया। अब अयोगवा बहुत अच्छे तरीके से अब आप समझने वाले हो, ये न तो स्वर होते हैं न ही व्यंजन होते हैं। अब स्वर क्यों नहीं होते हैं ये समझिए, ध्यान से देखिए। अंग और अह, अंग और अह, ये दोनों
ये दोनों वर्ण स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं। देखिए बच्चों, ये दोनों ही वर्ण स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं। स्वर की परिभाषा क्या है? स्वर की परिभाषा है वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, अर्थात वे ध्वनियां जिनको बोलने में जो हमारी जो वायु है वो मुख में बिना रुकावट के स्वतंत्र रूप से बाहर निकले, तो उन्हीं को तो स्वर कहते हैं। तो ये वर्ण स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, इसलिए ये स्वर की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसलिए ये स्वरों की श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको परिभाषा लिखा दी थी, आप वहां दोबारा से उसे देख सकते हो। इसलिए ये स्वरों की श्रेणी में नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। इसलिए ये स्वरों की श्रेणी में नहीं आते। इस चीज को आप समझिए, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, अर्थात जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारा जो श्वास है, जो हमारे अंदर से जो वायु निकलती है, वो मुख के अवयवों से कहीं पर भी नहीं टकराए, यानी सीधी मुख से बाहर निकले, उन्हीं को तो हम स्वर कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे अंग बोलिए, अंग, तो जो वायु है ना थोड़ी नाक की तरफ जाके टकरा जाती है, जीभ पे टकरा जाती है, तो ये अंग हो गया। अह, तो वायु थोड़ी सी टकराव पैदा हो रहा है। तो अंग और अ ये दोनों वर्ण स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, क्योंकि जब भी हम इनको बोलते हैं तो वायु मुख के अवयवों से कहीं ना कहीं टकरा जाती है। स्वतंत्र रूप से ये नहीं बोले जाते, इसलिए स्वरों की श्रेणी में नहीं आते हैं। ये तो चर्चा हो गई, ये स्वर क्यों नहीं कहलाते हैं। अब ये व्यंजन क्यों नहीं कहलाते हैं? तो देखिए, मैं ये अयोगवाह वर्ण इसको थोड़ा सा यहां से मिटा देता हूं। देखिए अब ये व्यंजन क्यों नहीं कहलाते हैं, ध्यान से देखिए। अ और अह, और अह, ये वर्ण व्यंजनों की तरह स्वरों से पहले नहीं आते हैं, स्वरों से पहले नहीं आते हैं। ये वर्ण व्यंजनों की तरह स्वरों से पहले नहीं आते हैं, इसलिए ये व्यंजन भी नहीं कहलाते हैं, नहीं कहलाते हैं। उदाहरण से आप समझिए, ये देखिए मैंने व्यंजन का उदाहरण यहाँ पर दे रखा है, मैं थोड़ा सा इसे मिटा देता हूं एक बार के लिए। अब देखो, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, उदाहरण समझिए, जैसे मैंने यहाँ पर कह लिया, चाहे मैं च लूं, कोई भी शब्द ले लीजिए, खा लीजिए, कोई भी शब्द, जैसे मैं चलिए क ही ले लेता हूं, और इसका जब मैं वर्ण विच्छेद करता हूं तो बच्चों क प्लस ए लिखूंगा। लेकिन जो अंग और अ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो क्या है, ये वाला व्यंजन में तो क्या होता है कि
स्वर बाद में और व्यंजन पहले। जैसे मैं लिख देता हूँ, जैसे थे लिख देता हूँ, थी लिख देता हूँ चाहे। देखिए, चलो छोटी थी ले लो, तो इसको क्या लिखोगे बच्चों? थे प्लस ई। तो स्वर बाद में आएगा और व्यंजन पहले आएगा। वही तो, ये वर्ण व्यंजनों की तरह स्वरों से पहले प्रयोग नहीं होते, नहीं आते, बल्कि बाद में आते। थोड़ा सा इसमें करेक्शन करिए, बल्कि बाद में आते हैं, ये लिखे थोड़ा सा, नहीं आते बल्कि बाद में प्रयोग होते हैं। स्वरों से पहले नहीं आते, बल्कि ये कहाँ पर प्रयोग होते हैं? बाद में प्रयोग होते हैं। कैसे प्रयोग होते हैं उस चीज को समझिए। देखिए, स्वर क्यों नहीं कहलाते वो चीज मैंने आपको समझा दी। अब यहाँ पर थोड़ा सा अपनी लास्ट स्टेज चल रही है, तो देखिए क्या लिखा? स्वर बाद में और व्यंजन पहले, स्वर बाद में और व्यंजन पहले। लेकिन यदि मैं इसे लिख देता हूं, एक शब्द जो मैं लिख देता हूं, जैसे अंगार, अंगार भी छोड़िए, व्यंजन ही लिखो, व्यंजन। अब देखो, इसका वर्ण विच्छेद जब आप करोगे तो वह प्लस ये प्लस ए, आई बात समझ में? इसमें वह प्लस ये आधा हो गया, ए बाद में हो गया, और ये वाला जो अनुस्वार है इसका हो जाएगा अइया। देखिए बच्चों, ये स्वर के बाद में आता है, पहले नहीं आएगा, स्वर के बाद में आएगा इस प्रकार से। और प्लस हो जाएगा जय प्लस ए प्लस न और प्लस। देखिए यहाँ आधा वही है, फिर ये में स्वर क्या निकला बाहर? ए के बाद ये आएगा, यानी कि जो ये अनुस्वार है वो ए के यानी स्वर के बाद में प्रयोग होता। व्यंजन स्वर से पहले और अनुस्वार हमेशा स्वर के बाद में आता है। व्यंजन की प्रकृति तो क्या है? पहले व्यंजन आएगा, बाद में स्वर आएगा। लेकिन इनकी प्रकृति क्या है? इनकी प्रकृति है पहले स्वर आएगा, बाद में अनुस्वार आएगा। तो इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा ये क्यों व्यंजन नहीं कहलाते, क्योंकि ये व्यंजनों की तरह पहले प्रयोग नहीं होते, बाद में प्रयोग होते हैं। जैसे और देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, एक ये हो गया। दूसरा यदि मैं ले लेता हूँ कंठ, कंठ हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, चलिए। अब इसका यदि मैं वर्ण विच्छेद करूं तो बच्चों कैसे करेंगे? कै में से स्वर बाहर निकाल दीजिए, ए। अब ये वाला अणे ये आएगा, क्यों आया? क्योंकि इससे जस्ट अगला अक्षर देखेंगे, ये कौन सा है? टे ठे डे ढे नहीं, देखिए टे ठे डे ढे और अणे, इन चार शब्दों के साथ ही तो ये आएगा। तो हमारे पास ठे आया तो ठे में ये वाला नहीं है, लेकिन स्वर रहित लिखना है, तो कंठ प्लस में लिखा ठे और ठे का स्वर अलग कर देंगे तो ए। अब देख, स्वर के बाद प्रयोग हुआ, तो कहने का मतलब अयोग वहा वर्ण का अर्थ मैंने पहले ही लिखवा दिया था कि वे वर्ण जो व्यंजन वर्णों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते। कहने का मतलब व्यंजन वर्णों के साथ आ ही नहीं सकते। अयोगवा का अर्थ यही है, वे वर्ण जो व्यंजन वर्णों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते। इसका अर्थ क्या है? जो व्यंजन वर्णों के साथ आ ही नहीं सकते उन्हें तो अयोगवा कहते हैं। तो इसीलिए तो बच्चों, जो ये अनुस्वार है, जो अयोगवाह वर्ण है, ये व्यंजन के साथ कभी नहीं आता, हमेशा स्वर के साथ ही आता है। इसलिए इसे हम व्यंजन नहीं कह सकते।
ये वर्ण व्यंजनों की तरह स्वरों से पहले नहीं आते बल्कि बाद में प्रयोग होते हैं, इसलिए इसलिए इन्हें व्यंजन नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता है। इसलिए इन्हें हम व्यंजन भी नहीं कह सकते, स्वर भी नहीं कह सकते क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, और व्यंजन भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये व्यंजनों की तरह स्वरों से पहले प्रयोग नहीं होते बल्कि स्वरों के बाद में प्रयोग होते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो को बस यहीं तक ही रहने देते हैं, और यदि आपको इसी प्रकार की और वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। और हाँ, हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो बच्चों आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो समय समय पर हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।